arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। पिछले पाठ में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दब कर नहीं रहना चाहते थे। हमने ये भी पढ़ा कि सुल्तान के अधिकारी गांव से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। बाद के सुल्तानों ने इस समस्याओं का किस तरह समाधान किया, ये जानने के लिए हम गुंजन और मनोरमा के स्कूल चलते हैं। गुंजन और मनोरमा कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। आज उनकी कक्षा में इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक बता रहे थे कि बलबन की मृत्यु के कुछ सालों बाद सन 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी उदारता और क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करना चाहता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। गुंजन ने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक पूछा गुंजन, मगर ये तो बताओ कि अशोक या हर्ष जैसे पुराने राजाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो डोली ने जवाब दिया, शिलालेखों, ताम्रपत्रों या सिक्कों से और उस जमाने में लिखी गई किताबों से हमें उनके बारे में पता चलता है। शिक्षक ने कहा, दिल्ली के सुल्तानों के शिलालेख तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों और कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफी जानकारी मिली है। प्राचीन काल के राजाओं में से कुछ ही राजाओं के शिलालेख हमें मिले हैं। बाकी राजाओं के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर जानकारी मिलती है। लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। इनके अलावा इन सुल्तानों के सिक्के और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी। इनसे उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आर्या ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें कौन सी पुस्तक से पता चलता है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, अलाउद्दीन के बारे में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो की किताबों से हमें पता चलता है। इसके अलावा बर्नी नामक इतिहासकार की पुस्तक तारीखे फिरोज शाही से भी हमें जानकारी मिलती है। शिक्षक ने बताया कि बच्चों, अलाउद्दीन सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसने सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। सुल्तान बनने से पहले ही उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को हराया था और वहां से काफी धन लूट कर लाया था। उस धन से उसने न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि बड़े अमीरों में धन बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। धीरे धीरे उसने ज्यादातर अमीरों और सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर पाता था और सुल्तान की हर बात उसे माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात नहीं मानते थे, उन्हें वो कठोर दंड देता था और उनकी जगह नए अमीर नियुक्त कर देता था। उसने बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए। मनोरमा ने पूछा, तो क्या अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया? तो शिक्षक ने बताया कि अलाउद्दीन ने अमीरों के विद्रोहों को रोकने के लिए शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावतों आदि पर रोक लगा दी थी। उसका मानना था कि ऐसे मौकों पर अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर देते रहते थे। इन कारणों से उसके खिलाफ कोई विद्रोह न हो सका। राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना और अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया। सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई और उसके बाद रणथंबोर, चित्तौड़ व मालवा आदि राज्यों को हराकर वहां से खूब धन प्राप्त किया और इन राज्यों को उसने अपनी सल्तनत में मिला लिया। शिक्षक ने कहा कि एक मानचित्र देखकर बताओ कि रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा राज्य दिल्ली से किस दिशा में है? संदीप ने बताया, गुरुजी, ये सभी जगह दिल्ली के पूर्व दिशा में है। सलमा ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं, पश्चिम दिशा में है। अब आप बताइए कि उन राज्यों की सही दिशा क्या है? अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वो एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरई और रामेश्वरम तक जा पहुंचा। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बल्कि धन प्राप्त करना था। इस कारण उन राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उन्हें उन्हीं राजाओं के हाथ सौंप दिया और बदले में उनसे हर साल कुछ कर एवं उपहार लेता था।
मनोरमा बोली, गुरुजी, लगता है कि अलाउद्दीन के राज्य का सभी खर्च युद्ध से और किसानों की लगान से निकल जाता था। शिक्षक ने कहा, कुछ हद तक ये बात ठीक है, मगर शासन का अधिकांश खर्च किसानों से लिए गए लगान या भूमि कर से चलता था। अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। मगर ये तो बहुत ज्यादा था, मनोरमा ने पूछा। तो शिक्षक ने जवाब दिया, ज्यादा तो था, लेकिन अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया था और केवल भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया था। इससे किसानों को अत्यधिक कर नहीं देना पड़ा। कर वसूल करने वाले पुराने राजाओं और अधिकारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनकी आय कम हो गई। जया ने पूछा, वो कैसे? शिक्षक ने बताया कि अलाउद्दीन के समय से पहले ये राजा और गांव के मुखिया ही किसानों से लगान इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान की वसूली करने लगे। इससे उन राजाओं और मुखिया लोगों को जो रियायतें मिली हुई थी वो भी खत्म हो गई। वे अब किसानों से मनमानी वसूली भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच में से बिचौलियों को हटा दिया। जावेद ने कहा, अरे, इतने कम समय में अलाउद्दीन ने कर व्यवस्था में बहुत सुधार कर लिया। शिक्षक ने कहा, हाँ, अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत में पर्याप्त सामान मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किया। उसने सभी सामानों की कीमत तय करने का ऐलान किया कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत लेगा या सही वजन से कम तौलेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। सेना में भ्रष्टाचार न फैले, इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरे का ब्यौरा दर्ज करवाना शुरू किया। हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई ताकि सही पहचान हो सके। इन सब के अलावा अलाउद्दीन की एक बड़ी उपलब्धि थी मंगोलों के आक्रमण को रोकना। मंगोल मध्य एशिया से लूटपाट करने व साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर भारत आए थे। अलाउद्दीन ने बड़ी सफलता के साथ उन्हें अपनी सीमा से बाहर ही रोक दिया और इस तरह दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ ही साल बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। ये वंश था तुगलक वंश और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश। शिक्षक ने कहा, बच्चों, सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर उदारता पूर्वक शासन करना चाहा। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की, किंतु सिर्फ 5 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वो विद्वान, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की जिनके कारण इतिहास में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। श्रीकांत ने पूछा, गुरुजी, क्या योजनाएं थीं उसकी? शिक्षक ने बताया, उसकी 2 योजनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली, दक्षिण में देवगिरी या दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना और दूसरी, चांदी के सिक्के की जगह तांबा मिश्रित कांसे के सिक्के चलाना। एक नई राजधानी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद नाम का शहर अब सल्तनत की राजधानी बनेगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि दौलताबाद की ओर कूच करें। जिन लोगों ने उसके आदेश नहीं माने उन्हें कठोर दंड दिया गया। जो लोग गए उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा। कई लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं था कि दिल्ली खाली कर दी गई। दिल्ली अभी भी प्रशासन व सेना का केंद्र बनी रही। फर्क इतना था कि अब शासन के 2 केंद्र बन गए, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में दौलताबाद। आर्या ने पूछा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी 2 राजधानियां क्यों बनाई? इससे उसे क्या फायदा हुआ होगा? इससे तो लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी। शिक्षक ने कहा, आप सब तुगलक साम्राज्य का नक्शा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। कांसे के सिक्के। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्के चलाना। उन दिनों खरीदने और बेचने के काम में चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने के ऐलान किया कि उसके ही मूल्य पर कांसे के सिक्के चलेंगे। अर्थात अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर 10 मन गेहूं मिलता था तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले उतना ही गेहूं मिलेगा। सलीम ने पूछा, लेकिन वो चांदी क्यों बचाना चाहता था?
शिक्षक ने बताया कि उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी और चांदी की कीमत बढ़ रही थी। शायद इसे देखकर वो चांदी बचाना चाहता था। कारण जो भी हो, उसका नतीजा बहुत गलत हुआ। कई लोगों ने बहुत सारे जाली कांसी के सिक्के ढलवा लिए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के को वापस ले लिया और लोगों को कांसे के बदले चांदी के सिक्के दिए। इससे राजकोष रिक्त हो गया। इसी तरह उसका दोआब में कर वृद्धि, कराजिल और खुरासान अभियान भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भले ही असफल रही हों, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल था। वो किसी को ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय ये नहीं देखता था कि वो आदमी भारतीय है या तुर्क, हिंदू है या मुसलमान, अमीर है या गरीब, एक कारीगर का बेटा है या सेनापति का बेटा। जो योग्य था उसी को उसने नौकरी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए। इस सब के बावजूद समस्या ये थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी और उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे और कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। छत्तीसगढ़ पर सल्तनतकालीन शासकों का प्रभाव नहीं था। रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते रहे। इनके अंतर्गत अनेक जमींदारियां थीं। यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वाचक स्वर संज्ञा। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।